अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो वो ख़त्म होने वाला है और ये सच्चाई आपसे छुपाई जा रही है। इस वीडियो को देखकर बड़े बड़े अरबपतियों की और लाखों करोड़ रुपए कमाने वाले बैंकों की हालत खराब होने वाली है, क्योंकि इन सभी लोगों ने मिलकर जिन चीज़ों को कई सौ सालों से छुपा के रखा है, आज मैं उन सभी राजों से पर्दा उठाने वाला हूँ। ये वीडियो मुझे पता है कि हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। इस वीडियो को देखकर लाखों लोगों की आंखें खुलने वाली हैं और वो सच जानने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर शायद ये पहली वीडियो है जो ये कारनामा करेगी। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को डालने के बाद में शायद मुझे रोकने की बहुत कोशिशें होंगी, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है सच्चाई बताने से। सच्चाई ये है कि अगर आपका पैसा बैंक के अंदर पड़ा है तो वो ख़त्म होने वाला है, और भले वो कोई भी बैंक हो, भले वो कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर वो कोई बड़ा बैंक हो या फिर इंडिया का सबसे बड़ा बैंक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भले आपने बैंक के अंदर 1,000 रुपया रखा हुआ है, 10,000 रखा हुआ है, 1 लाख रखा हुआ है, 10 लाख रखा हुआ है या फिर 10 करोड़ रखा हुआ है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैंक वालों ने आपसे ये बोल के तो पैसा ले लिया कि आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा और इतने सालों के अंदर आपका पैसा इतना हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये एक बहुत ही बड़ा झूठ था। जिन लोगों ने बैंक के अंदर इतना पैसा रखा हुआ है कि उससे वो 10-20 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं, वो जब बैंक से पैसा निकालेंगे तब वो उससे सेकंड हैंड सस्ती सी बिल्कुल खटारा बाइक भी नहीं खरीद पाएंगे। लाखों लोग जिनका सभी चीज़ों से ट्रस्ट उठ चुका है, जिन्होंने बैंक को सबसे ज़्यादा सेफ मान के बैंक के अंदर अपना पैसा रख रखा है, जब उनका पैसा ख़त्म हो जाएगा तब उनकी हालत क्या होगी आप ये खुद ही सोच लो। आपके भले कोई भी सपने हो, शायद आपको अपनी फेवरेट गाड़ी खरीदनी हो, फेवरेट घर खरीदना हो, किसी कंट्री के अंदर घूमने जाना हो, बेटी की शादी करनी हो, मम्मी पापा को रिटायर करना हो, पापा को उनकी फेवरेट गाड़ी दिलानी हो, ऐसा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंक कैसे काम करते हैं, क्या झूठ आपसे बोले जाते हैं और कैसे आपका पैसा खत्म होने वाला है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको अगर आपने लगा लिया ना तो किसी का बाप भी आपका पैसा खत्म नहीं कर पाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और बनाते हैं हिस्ट्री। अब दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि जब आप बैंक के अंदर पैसा रखते हो तब उससे होता क्या है। बैंक वाले तो किसी को कुछ बताते नहीं है, इसी वजह से ज़्यादातर लोगों को तो लगता है कि जब वो बैंक के अंदर पैसा देते हैं तब बैंक उस पैसे को लेता है। पैसे को लेने के बाद में एक 10 फीट चौड़ी दीवारों वाले एक लॉकर के अंदर उसको रखता है। लॉकर के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े रहते हैं और उसकी सिक्योरिटी इतनी तगड़ी होती है कि उसके अंदर एक परिंदा तो क्या, एक मच्छर भी पर नहीं मार सकता। और जब आप पैसा निकालते हो तब बैंक वाले उसी लॉकर को खोलते हैं, उसमें से पैसा लेते हैं बहुत ही पूरी सिक्योरिटी के साथ में और आपको पैसा दे देते हैं। ये दिखाया जाता है मूवीज़ के अंदर, और मूवीज़ के अंदर ये जानबूझ के दिखाया जाता है ताकि आपको ऐसा ही लगे। लेकिन इनमें से कुछ लोग जो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में उनके पैसे से क्या होता है, वो देखते हैं यूट्यूब पर वीडियोस, वो पढ़ते हैं गूगल के ऊपर आर्टिकल्स। इन सभी चीज़ों के अंदर बताया जाता है कि बैंक ऐसे काम करता है। इनके अंदर बताया जाता है कि मान लो एक बैंक है जिसके सिर्फ आप एक ही कस्टमर हो, और मान लो आप उस बैंक के अंदर 100 रुपये डिपॉजिट करते हो और बैंक आपको 2% का रिटर्न देता है, क्योंकि बैंक के अंदर आज के समय में सेविंग अकाउंट के ऊपर ये 2% का रिटर्न मिलता है। तो 100 रुपये आपसे बैंक ले लेगा और बैंक उस पैसे को अपने पास में रखेगा नहीं, यानी कि उसी पैसे को वहीं पे पड़ा ही रहने देगा। वो सामने वाले किसी इंसान को उसी पैसे को दे देगा। मान लो कि दूसरा इंसान है जिसको घर खरीदना है, तो बैंक उस इंसान को वही 100 रुपये दे देगा और उस इंसान से चार्ज करेगा 10% का इंटरेस्ट रेट। तो अगले साल वो इंसान बैंक को देगा 110 रुपये। उस 110 रुपये में से बैंक 8 रुपये खुद रख लेगा और 2 रुपये आपको दे देगा और आपको मिल जाएगा 2% का रिटर्न। अभी दोस्तों ये चीज़ आपको बताई जाती है और आपको बताया जाता है कि इसके अंदर आपका भी फ़ायदा होता है, बैंक का भी फ़ायदा होता है और जो इंसान लोन पर पैसा लेता है उसका भी फ़ायदा होता है। अब दोस्तों ये बात सच तो है, लेकिन इस बात के अंदर पूरा नहीं, सिर्फ आधा ही सच है। एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी दोस्तों चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पैसे के साथ में एक्चुअल में होता क्या है, और मैं आपको इसके अंदर बहुत सारे राज भी बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, और स्टार्ट करते हैं पैसे को डिपॉजिट करने से, क्योंकि यही बैंक के अंदर पैसा लगाने का पहला पड़ाव होता है। अब दोस्तों पैसे को डिपॉजिट करने के अंदर एग्जांपल लेता हूँ मैं मेरा, यानी कि मैं गुरु बराड़। मान लो मेरे पास में 1,000 रुपये पड़े हुए हैं और वो 1,000 रुपये मेरे पास में कैश की फॉर्म में है, यानी कि मेरे पास में 500 रुपये के 2 नोट पड़े हुए हैं जिनको मिलाकर 1,000 रुपये बनते हैं। और ये 1,000 रुपये मेरे पास में मेरे घर पे पड़े हुए हैं।
अब भी दोस्तों मान लो मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि यार 1,000 रुपये मुझे घर पे पड़े क्या दूध दे रहे हैं, मैं इनको बैंक के अंदर रख देता हूँ। 1,000 रुपये के ऊपर जो रिटर्न बनेगा वो तो शायद उतना नहीं होगा, अमाउंट के अंदर तो कुछ खास नहीं होगा, लेकिन कुछ रिटर्न तो बनेगा ही। घर पे रखने से तो ज़्यादा ही अच्छा है कि मैं इसको बैंक के अंदर रख दूँ। इसलिए मैं जाता हूँ बैंक के अंदर, वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद में मैं अपने बैंक के अंदर 1,000 रुपये जमा करा देता हूँ। अब दोस्तों एक चीज़ आप समझो, ये आपको याद रखनी है, मैंने 1,000 रुपये जमा करवाए हैं जिसके अंदर मैंने 500 रुपये के 2 नोट दिए हैं। अब दोस्तों ये 2 नोट देने के बाद में बैंक नोट डाउन कर लेगा, हर जगह पे अपडेट कर देगा जहाँ पे उनको करना होता है, सारी चीज़ें करेगा, फॉर्मेलिटीज़ करेगा और मोटा मोटा ये रिकॉर्ड के अंदर लिख देगा कि मेरे उनके पास में 1,000 रुपये पड़े हैं। और फिर बैंक वापस कन्फर्म करेगा कि उनके पास में मेरे 1,000 रुपये हैं या नहीं। ये करने के बाद में बैंक करेगा दूसरा काम, बैंक तब एक लिस्ट देखेगा, वो लिस्ट होगी उन लोगों की जिन्होंने बैंक के अंदर लोन लेने के लिए अप्लाई किया होगा। वो लिस्ट के अंदर कई सौ नाम होंगे जिसके अंदर हर इंसान को एनालाइज किया होगा कि किस इंसान का क्या क्रेडिट स्कोर है, किस इंसान के लोन को चुकाने के चांस ज़्यादा हैं, किसके लोन चुकाने के चांस कम है, कौन सा इंसान क्या बिजनेस करना चाहता है लोन लेकर, कौन सा इंसान क्या चीज़ खरीदना चाहता है लोन लेकर। और उस लंबी चौड़ी लिस्ट में से कौन सा इंसान लोन लेने के लिए सबसे बेस्ट है उसको बैंक डिसाइड करेगा। जब ये डिसाइड हो जाएगा तब बैंक उस इंसान को अप्रोच करेगा। अब दोस्तों मान लो उस लिस्ट में से बैंक को सबसे बढ़िया इंसान लगा रॉकी। रॉकी जो है उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, उसने जो पहले लोन लिए थे उनको उसने अच्छे से चुकाया था, वो इंसान सही चीज़ के लिए पैसा लेना चाहता है, उस पैसे को सही जगह पर लगाएगा और उस इंसान के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पैसे को लौटाने के। तो ये कंफर्म करने के बाद में बैंक रॉकी को अप्रोच करेगा कि सर आप लोन लेना चाहते हो अभी भी। तो रॉकी आगे से कहेगा कि जी बिल्कुल लोन मैं लेना चाहता हूँ। और जब रॉकी ये कह देगा कि मैं लोन लेना चाहता हूँ तो बैंक उसको अपने पास में बुलाएगा। फिर रॉकी बैंक के अंदर आएगा, वहाँ पे सिग्नेचर के ऊपर साइन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, सभी एग्रीमेंट्स देखेगा, सभी चीज़ें करेगा जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती है बैंक की। तो ये सब करने के बाद में रॉकी को मैंने जो 2 नोट 500 रुपये के दिए थे वो उसको एज अ लोन मिल जाएंगी और उसके बैंक के अंदर 1,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों जो मैंने आपको अभी तक कहानी बताई, इससे आगे आपको कोई भी नहीं बताता कि आपके पैसे के साथ में होता क्या है। यहाँ तक कहानी बता के आपको खुश कर दिया जाता है कि ये आपके पैसे के साथ में होता है और सभी का फायदा हो जाता है, आपका, बैंक का और लोन लेने वाले का। लेकिन इसके बाद में आपके पैसे के साथ में क्या होता है वो आपको कोई भी नहीं बताता। और वैसे बताएगा भी क्यों? क्योंकि इसके आगे होने वाली चीज़ों से आपका पैसा बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। अगर आप बैंक वाले से पूछोगे ना कि मेरे पैसे के साथ में आगे क्या होगा, वो आपको यहीं तक कहानी बता के छोड़ देगा और इसके आगे आपको बताएगा ही नहीं। और अगर आप उससे डिटेल के अंदर पूछने लग जाओगे ना, वो इंसान आपको सिंपल भाषा के अंदर जवाब देना ही बंद कर देगा। वो कहेगा कि जी ये रेशो होता है, वो रेशो होता है, आरबीआई को हम पैसा देते हैं, आरबीआई हमसे पैसा लेता है, पैसे को फिर सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, यहाँ पे लगाया जाता है, वहाँ पे लगाया जाता है। और आपको इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से उसका आंसर देगा ना कि आपको टट्टू कुछ नहीं समझ आएगा। और दोस्तों यही बैंक वाले चाहती हैं कि आपको इसके आगे की कहानी समझ ही ना आए। लेकिन मुझे आपसे कोई फ़ायदा नहीं लेना है, मेरे पास में वैसे बहुत पैसा है, मेरे को ज़रूरत नहीं है आपके पैसे की। इसलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर आगे बताऊंगा कि आगे आपके पैसे के साथ में होता क्या है और किन चीज़ों की वजह से आपका पैसा ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल सिंपल भाषा में जिसको 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पैसा कमाना और पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं। तो देर किस बात की है, अभी डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, वहाँ पे दी हुई डिटेल्स को रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। अब समझना स्टार्ट करते हैं वापस कि आगे आपके पैसे के साथ में क्या होता है। अभी दोस्तों जब ये ट्रांजैक्शन हुई तब एक और चीज़ हुई जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं गया। जब मैंने बैंक के अंदर 500 रुपये के 2 नोट दिए थे, 1,000 रुपये डिपॉजिट किया था, तब बैंक वालों ने मुझे बोला था कि सर आपको 6% का रिटर्न हम हर साल देंगे, ये हमारी गारंटी है। भले दुनिया के अंदर कुछ भी हो जाए, दंगे फसाद हो जाएं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं और दुनिया भी तबाह हो जाए, तब भी हम आपको 6% का रिटर्न हर साल देंगे। और ये 6% के रिटर्न की वजह से मैंने बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट किया था। मुझे तो 6% का रिटर्न हर साल प्रॉमिस करके बैंक ने मेरे से तो पैसा ले लिया, लेकिन जो रॉकी को जिस इंटरेस्ट के ऊपर पैसा दिया वो तो अनबिलीवेबल है। मुझे 6% प्रॉमिस करके मेरे से 1,000 रुपया लिया, उसके बाद में उस 1,000 रुपये को जब रॉकी को दिया तब उसको 12% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर दिया। बैंक ने रॉकी को बोला कि जी लोन देना थोड़ा सा रिस्की काम है, तू भी थोड़ा सा रिस्की काम कर रहा है, इसी वजह से हम तुझे 12% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देंगे।
और 12% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक ने रॉकी को लोन दिया। और वापस इस कैलकुलेशन को समझो, मेरे से 1,000 रुपये बैंक ने ये प्रॉमिस करके लिए थे कि हम आपको 6% का रिटर्न देंगे, और रॉकी को जब 1,000 रुपया दिया तब उसको 12% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर दिया, यानी कि बीच का जो 6% है वो बैंक खा गया। अभी दोस्तों आप कहोगे कि आपने 1,000 रुपये बैंक के अंदर डिपॉजिट किए थे, ये करने के बाद में 6% बैंक ने खुद रखा है। अभी आपको तो कुछ करना नहीं पड़ा, बैंक ने आपके 1,000 रुपये को आगे लोन पर दिया, आपको कोई भी झंझट नहीं करना पड़ा, उस इंसान से पैसा ही वापस नहीं लेना पड़ेगा, आपको रिटर्न दे दिया और खुद 6% रख लिया। तो क्या है, क्योंकि 1,000 रुपये का 6% ही बहुत कम होता है। 1,000 का जो 6% होता है वो होता है 60, यानी कि 1,000 रुपये के ऊपर बैंक ने 60 रुपये खुद रख लिए। और दोस्तों मैं भी मानता हूँ कि 1,000 रुपये के ऊपर अगर 60 रुपये बैंक ने रख लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बैंक का थोड़ा सा खर्चा तो होता ही है ना इस चीज़ों के ऊपर। लेकिन जब मैं बड़े अमाउंट के ऊपर ये कैलकुलेशन करूँगा ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। अगर मान लो मैं बैंक के अंदर 1,00,000 रुपये डिपॉजिट कर देता हूँ और उसका 6% होता है वो बैंक खुद रख लेता है, यानी कि अगर 6,000 रुपये खुद रख लेता है, आप कहोगे ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 1,00,000 रुपये के ऊपर 6,000 रुपया बैंक ने रख लिया तो क्या हो गया, बैंक आपके पैसे को स्टोर करके रख रहा है, वहाँ पर बैंक के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइयों को पैसे दे रहा है, वहाँ पर बैंक के अंदर AC चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो 1,00,000 रुपये के ऊपर 6,000 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अब थोड़ा सा और इस अमाउंट को बड़ा करें तो अगर यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 1 करोड़ रुपए का, तो देखते हैं क्या होता है। 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ का मैंने अमाउंट डाल दिया है। 1 करोड़ का 6% हुआ 6 लाख, यानी कि 1 करोड़ रुपया मैंने बैंक के अंदर रखा हुआ है, तो उसके अंदर 6 लाख रुपये बैंक खुद रख गया। ये सुन के आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग घूमना स्टार्ट हुआ होगा कि यार 1 करोड़ रुपए के ऊपर 6 लाख रुपए रख लिए बैंक ने, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अगर बैंक के अंदर मान लो मैंने 100 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तो 100 करोड़ का 6% होता है वो होता है 6, यानी कि 6 करोड़। यानी कि 100 करोड़ रुपया बैंक के अंदर मैंने रखा हुआ है, तो उसके अंदर से 6 करोड़ रुपया बैंक खुद रख जाएगा। और अगर बात करें और थोड़े से बड़े अमाउंट की, जो HDFC बैंक है उसके पास में 20 लाख करोड़ रुपया पड़ा है। अगर मान लो बैंक के पास में 1 लाख करोड़ रुपया डिपॉजिट के अंदर पड़ा है और उसके ऊपर मान लो बैंक की 6% की कमाई होती है, तब देखते हैं कितना बड़ा अमाउंट बनता है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 लाख, 1,000, 10,000, लाख। और ये 1 लाख रुपया नहीं है जिससे आप आईफोन खरीद सकते हो, ये 1 लाख रुपया 1 लाख करोड़ है। यानी कि 1 करोड़ को आप 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तब ये नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे 1 लाख करोड़ लिखूंगा तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपका दिमाग घूम जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही 1 लाख लिख दिया है। अब दोस्तों 1 लाख करोड़ का जो 6% होता है वो होता है 6,000 करोड़। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 करोड़ रुपए के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ रखे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 करोड़ रुपए का नंबर डाल दिया है कैलकुलेटर के अंदर। आप कहोगे आपने तो कुछ भी नहीं डाला, आप बोल रहे हो 1 करोड़ रुपए का मैंने नंबर डाला है, यहाँ पे आपने सिर्फ 100 रुपये टाइप किए हैं। दोस्तों 100 रुपये नहीं है, ये 100 लाख हैं। 100 लाख से मिलकर बनता है 1 करोड़, यानी कि 1 लाख अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ में तब 1 करोड़ बनेगा। तो ये 100 लाख और 1 करोड़ एक ही चीज़ होती है। और दोस्तों जो बैंक के एवरेज एम्प्लॉय की सैलरी होती है वो कितनी होती है, वैसे तो कम भी होती है, लेकिन हम बड़े लेवल के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं और मान लेते हैं कि बैंक के अंदर काम करने वाले एक एवरेज एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 होती है। तो यहाँ पे 100 लाख में से, और मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, तो कैलकुलेट करने पर नंबर आया 200 का, यानी कि 1 करोड़ रुपए के अंदर 200 एम्प्लॉयज़ रखे जा सकते हैं। अब ये देखते हैं कि 100 करोड़ के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ रखे जा सकती हैं, तो 200 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ में, तो 100 करोड़ रुपए के अंदर 20,000 एम्प्लॉय रखे जा सकते हैं। और दोस्तों जो एक्सिस बैंक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जाना माना बैंक है, उसके अंदर 91,000 एम्प्लॉयज़ है। तो यहाँ पे 20,000 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ में, तो नंबर आएगा लगभग 80,000 का, यानी कि 400 करोड़ रुपए के अंदर 80,000 एम्प्लॉयज़ रखे जा सकती हैं। तो इससे दोस्तों पता चलता है कि बैंक कितनी मोटी कमाई कर लेता है। अभी दोस्तों जो बैंक होते हैं वो काम करते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के ऊपर। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम इतना खतरनाक और इतना पावरफुल सिस्टम है कि इससे बैंक जितना चाहें उतना पैसा छाप सकते हैं। और ये सिस्टम इतना खतरनाक है कि अगर बैंकों को सही हाथों में नहीं रखा जाए तो बैंक बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को तबाह कर सकते हैं जहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं। अब इस फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के अंदर क्या होता है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। अभी दोस्तों मान लो मैंने 1,000 रुपये बैंक के अंदर डिपॉजिट किए, बैंक इस पैसे को लेने के बाद में इस पैसे को नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद में बैंक को ये 2 चीज़ें करने की जरूरत पड़ती है। बैंक को ये 2 रेशो फॉलो करने पड़ते हैं। पहला होता है कैश रिजर्व रेशो और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रेशो के अंदर बैंक के पास में जितना पैसा होता है उसका कुछ परसेंटेज बैंक को कैश की फॉर्म के अंदर रखना पड़ता है,
ये इसलिए किया जाता है कि मान लो कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, वैसे तो ऐसी आती नहीं है, लेकिन अगर आ गई जिसके अंदर लोगों के अंदर पैनिक मच गया, लोग सोचने लगे कि हमें अपना पैसा निकालना है बैंक से, और सभी लोग बैंक के अंदर पहुंच गए पैसा निकालने के लिए, तो उसको मेंटेन किया जा सके, उन लोगों को पैसा दिया जा सके, इसलिए कैश रिजर्व रेशियो को बनाया गया है, ताकि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके जिसमें लोग बैंक के अंदर पैसा लेने के लिए तो आ गए, लेकिन बैंक के पास में उनको देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में लोगों को और बैंक को बर्बाद होने से बचाने के लिए रेशियो को बनाया गया है। और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंदर बैंक के पास में जितना पैसा पड़ा होता है उसका कुछ परसेंटेज बैंक को आरबीआई के साथ में मिलकर स्टोर करके रखना पड़ता है। इसके अंदर बैंक आरबीआई को बताता है कि आप यहाँ पे अपना पैसे को लगा दो, यहाँ पे लगा दो, और इस तरीके से आरबीआई के कहने पर उस जगह पर पैसा लगाया जाता है। अभी दोस्तों मान लो कैश रिजर्व रेशियो है 10%, तो बैंक के पास में जितना भी पैसा आएगा उसका 10% बैंक को कैश की फॉर्म के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा। इसके हिसाब से अगर कोई इंसान 1000 रुपये बैंक के अंदर डिपॉजिट करता है तो 100 रुपये अलग रखने पड़ेंगे, 10 लाख रखता है तो 1 लाख रखने पड़ेंगे, और अगर 100 करोड़ रखता है तो 10 लाख रखने पड़ेंगे। तो 10% हो गए कैश रिजर्व रेशियो के पैसे, और दूसरा जो है लिक्विडिटी रेशियो, मान लो ये भी 10% है तो 10% बैंक को वो रखने पड़ेंगे। इन दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बनता है 20% का नंबर, यानी कि 20% बैंक को पैसा साइड के अंदर रखना पड़ेगा। उसके बाद में जो पैसा बचा, यानी कि 80% पैसा बचा, उससे बैंक को धंधा करना पड़ेगा। इसके हिसाब से जब मैंने बैंक के अंदर 1000 रुपये डिपॉजिट किए तब बैंक उसका 10% यानी कि 100 रुपये कैश रिजर्व रेशियो के हिसाब से अलग रखेगा, और 10% स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के हिसाब से 10% अलग रखेगा। दोनों के हो गए 100 रुपये, और दोनों को मिलाकर हो गए 200 रुपये, यानी कि बैंक उसमें से 200 रुपये अलग रखेगा, और उसके बाद में बचेंगे 800 रुपये, और फिर वो 800 रुपये नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करके दिए जाएंगे रॉकी को। और दोस्तों एक इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर आप ये समझो कि जब बैंक ने कैश पैसे को डिजिटल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया और रॉकी को लोन दे दिया, तब रॉकी के पास में वो डिजिटल नंबर्स आ गए। लेकिन आप एक चीज़ ये भी तो सोचो कि मेरे 1000 रुपये बैंक के अंदर पड़े हैं, रॉकी को 800 रुपये मिल गए, तो दोनों ये तो 1800 रुपये हो गए। इसी को कहा जाता है दोस्तों फ्लोटिंग मनी। ये कुछ ऐसे काम करता है, मान लो मैं गुरु ब्राड, मैंने बैंक के अंदर 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिए। अब दोस्तों 1000 रुपये डिपॉजिट करने के बाद में बैंक को मेरे से ले थोड़ी जाएगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि 1000 रुपये डिपॉजिट करते ही मेरा बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो जाए, ऐसा थोड़ी होने वाला है। मेरे बैंक के अंदर दिखाएगा कि मेरे पास में 1000 रुपये पड़े हैं, और मैं उस 1000 रुपये को बैंक से निकाल भी सकता हूँ। अब दोस्तों जब इस 1000 रुपये को बैंक ने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद में दोनों रेशो लगाने के बाद में इसका 20% यानी कि 200 रुपये अलग रख लिए, और बैंक के पास में जो 800 रुपये बचे उससे जब रॉकी को लोन दे दिया तब रॉकी को भी 800 रुपये मिल गए, यानी कि रॉकी के बैंक अकाउंट के अंदर भी 800 रुपये आ गए। यानी कि इससे क्या हुआ आप ये समझो, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 1000 रुपये पड़े हैं और रॉकी के बैंक अकाउंट के अंदर भी 800 रुपये पड़े हैं, दोनों को मिलाकर 1800 रुपये नहीं हो गए। यानी कि इकॉनमी के अंदर 1800 रुपये हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों हम दोनों के अलग अलग अकाउंट हैं। मेरा गुरु ब्राड का अलग अकाउंट है और रॉकी का अलग अकाउंट है, और दोनों को मिलाकर 1800 रुपये हो जाते हैं। अब दोस्तों आप कहोगे ये तो इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी दोस्तों मान लो एक बैंक है, अभी दोस्तों इस बैंक के अंदर आप किसी भी बैंक का एग्जांपल ले सकते हो, बड़े से बड़ा बैंक भी हो सकता है, छोटे से छोटा बैंक भी हो सकता है। अब दोस्तों बैंक है वो मार्केट के अंदर है, पहले उस बैंक का उतना नाम नहीं था, ज़्यादा लोग उस बैंक को जानते नहीं थे, लोग उसके बैंक के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करके नहीं रखना चाहते थे। लेकिन उस बैंक ने धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट्स की, लोगों को ज़्यादा फीचर्स दिए, लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया, लोगों को अच्छे रिटर्न्स दिए, अच्छी सेफ्टी दी, और ये सब चीज़ें करने की वजह से वो बैंक धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। फेमस होने की वजह से जो लोग बैंकों के अंदर पैसा रखते हैं उनको समझ आ गया कि यार इस बैंक के अंदर पैसा तो बिल्कुल रखना चाहिए, और उन सभी लोगों ने उस बैंक के अंदर अपना पैसा रखना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों जो लोग बैंक के अंदर अपना पैसा रखते हैं उनको कहा जाता है डिपॉजिटर्स। यानी कि अगर आपने किसी बैंक के अंदर पैसा रख रखा है तो आपको डिपॉजिटर कहा जाएगा। यानी कि इससे उस बैंक के डिपॉजिटर्स बढ़ गए, यानी कि जिन लोगों ने उस बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है वो बढ़ गए, और जब ये बढ़े तब बैंक ने इन्हीं लोगों के पैसे को बोरोवर्स को दिया। अब दोस्तों बोरोवर उस इंसान को कहा जाता है जो कि बैंक से पैसा बोरो करता है। अब दोस्तों बोरो का मतलब होता है पैसा लेना, यानी कि जो इंसान बैंक से पैसा लेता है उसको बोरोवर कहा जाता है। और इसके अंदर हम वही रॉकी का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम रॉकी के बारे में कहना चाहें कि ये करता क्या है बैंक के साथ में, बैंक के साथ में इसका क्या रिलेशन है, तो रॉकी को बोरोवर माना जाएगा।
अब दोस्तों जब बैंक के यहाँ ज़्यादा डिपॉजिटर्स बढ़े तो ऑब्वियस ही बात है कि बैंक के पास में पैसा भी ज़्यादा हुआ। अब जब बैंक के पास में पैसा ज़्यादा हुआ तो बैंक ने ज़्यादा बोरोवर्स को, यानी कि जो लोग लोन लेना चाहते थे, उनको भी ज़्यादा पैसा दिया, जिससे वही चीज़ हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इससे फ्लोटिंग मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पुराने वाले एग्जाम्पल से देखें तो जैसे कि उसके अंदर 1,000 रुपये मैंने दिए, रॉकी ने 800 रुपये लिए, इससे फ्लोटिंग मनी 1,800 रुपये की हो गई। इसी वजह से जब बैंक ग्रो किए और उसके अंदर डिपॉजिटर्स बढ़े, बोरोवर्स बढ़े, इससे जो फ्लोटिंग मनी है वो देश के अंदर बढ़ी। यानी कि इंडिया के अंदर जो टोटल वैल्यू ऑफ मनी है, यानी कि जितना पैसा है वो ज़्यादा हो गया। आप कहोगे ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हुई, इंडिया के अंदर जब पैसा बढ़ा तब लोगों का भी फायदा हुआ होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मान लो आपके पास में एक 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ है। अब दोस्तों आपके पास में 100 रुपये होने की वजह से आप काफ़ी दुखी हो। आप चाहते हो कि आपके पास में ज़्यादा पैसा हो, आप भी पूरे मज़े कर सको। इसलिए आप उस नोट को लेते हो और उस नोट के ऊपर पेन से सर्कल्स ड्रॉ करने लग जाते हो। सर्कल्स आपने बनाए 100 रुपये के नंबर के आगे, यानी कि 100 रुपये का जो नंबर है उसके आगे आप जीरो बनाते गए, जीरो बनाते गए, बनाते बनाते आपने वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो कर दिए 1 करोड़ के। यानी कि जहाँ पे 100 रुपये लिखा होता है उसके आगे आपने 0000 लगा के उसको 1 करोड़ रुपये कर दिया। हर जगह पे आपने ये कर दिया और आपने अपनी फैमिली वालों को भी कहना स्टार्ट कर दिया कि यार देखो मेरे पास भी 1 करोड़ रुपये है। आपको पता है 100 रुपये है, लेकिन आपको हमेशा बोल रहे हैं कि मेरे पास में 1 करोड़ रुपया है। और आपने खुद ही मानना स्टार्ट कर दिया कि आपके पास में 1 करोड़ रुपया है, क्योंकि आपने उसके आगे जीरो से लगा दिए हैं। आपको इस पैसे कुछ वैल्यू है? टट्टू वैल्यू नहीं है उसकी कुछ, क्योंकि 100 रुपये से 100 रुपये की ही चीज़ें आएंगी। भले आप उसको 1 करोड़ मानो, 100 करोड़ मानो या फिर 1 लाख करोड़ मानो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अभी दोस्तों मान लो सरकार इंडिया के अंदर जितने भी लोगों ने बैंकों के अंदर अलग अलग जगहों के अंदर अपना पैसा रख रखा है उसको डबल कर देती है। यानी कि जिस इंसान के पास में 100 रुपये पड़े हैं उसके 200 रुपये कर देती है। जिस इंसान ने बैंक एफडी के अंदर 10 लाख रखा हुआ है उसके 20 लाख कर देती है। हर तरीके से लोगों के पैसे को डबल करती है। यानी कि हर इंसान का पैसा रातों रात ही डबल हो जाता है। अब आपको क्या लग रहा है इससे कुछ फ़ायदा होगा? इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका पैसा डबल हुआ है तो आपके पड़ोसी का भी हुआ है, आपके रिश्तेदार का भी हुआ है, आपकी फेवरेट भाभी का भी हुआ है। तो जब सबके पास में पैसा बढ़ गया तो चीज़ों का प्राइस ही तो बढ़ जाएगा। फिर जो चीज़ 100 रुपये की आती है वो 200 रुपये की आने लग जाएगी। कोई भी इससे फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। अगर ऐसे फ़र्क पड़ता तो सरकार सभी लोगों का पैसा 100 गुना कर देती। जिन लोगों का बैंक एफडी के अंदर पड़ा है उनका तो कर ही सकती है ना। नंबर से तो बढ़ाने थे। जिस इंसान के पास में 1,000 रुपये हैं उसके 1 लाख रुपये हो जाते। जिस इंसान के पास में 1 लाख रुपये हैं उसके 1 करोड़ रुपये हो जाते। इससे लोग थोड़ी अमीर बन जाते। जो चीज़ों का प्राइस है वो भी 100 गुना बढ़ जाता। आप पहले अगर 100 रुपये के अंदर 2 समोसे खाते थे तो आगे आपको उसी चीज़ को करने के लिए 10,000 रुपये खर्च करने पड़ते। आप रेस्टोरेंट में जाकर 1,000 रुपये का खाना खाते थे तो अगली बार जब आप जाते आपको 1 लाख रुपये खर्च करने पड़ते। आपका उसमें कोई नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि सभी लोगों की तब 1 लाख रुपये की वैल्यू आज के 1,000 रुपये की ही रह जाएगी। और इससे आपकी ज़िंदगी के ऊपर कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब दोस्तों जब इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा पैसा हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मोर मनी। जब ज़्यादा पैसा हो जाता है इकोनॉमी के अंदर तो ज़्यादा डिमांड भी हो जाती है। आपने बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करवाया, आपके पड़ोसी ने लोन ले लिया, आप दोनों के पास में पैसा आ गया, तो आप करोगे क्या? आप जाए कोई चीज़ ही खरीदोगे ना। और इसी को कहा जाता है डिमांड। डिमांड क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। जब आप दुकान पर जाते हो और आपको आईफोन मिलता नहीं है तो आपको दुकान वाला क्या कहता है? आपको दुकान वाला कहता है कि जो डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास में स्टॉक नहीं है, इसी वजह से आईफोन लोगों को मिल नहीं रहा। इसको कहा जाता है डिमांड। यानी कि जितने लोग किसी चीज़ को लेना चाहते हैं उसको कहा जाएगा डिमांड। अब दोस्तों जब लोगों के पास में पैसा आ जाता है तब डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन डिमांड बढ़ने से सप्लाई थोड़ी ना बढ़ती है। अभी दोस्तों मान लो आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है जहाँ पे आप जैसे 100 लोग और हैं जिनको बंद किया गया उस कमरे के अंदर। आप पहले खा पी गए, उस कमरे के अंदर गए थे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा जाके भूख वगैरह नहीं लगी थी। यानी कि आप खा पी के आए थे, आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं थी और सभी लोगों का यही हिसाब किताब था। और आपके सामने मान लो 100 से पड़े हैं जो कि आपको खाने नहीं दिए जा रहे, तो पहले आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यार पहले से पेट भरा हुआ है, नहीं खाने दे रहे तो क्या दिक्कत वाली बात है। लेकिन जब 10 घंटे गुजर जाएंगे, 15 घंटे गुजर जाएंगे, 20 घंटे गुजर जाएंगे, 30 घंटे गुजर जाएंगे, आपकी भूख बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ पे हर इंसान की भूख बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। हर इंसान को भूख लग जाएगी उन सेबों को खाने की। अब दोस्तों जब सभी लोगों की भूख बढ़ गई उससे वो 100 सेब थोड़ी बढ़ जाएंगे, वो 100 सेब तो उतनी रहेंगे ना। आपकी भूख भले कितनी हो उससे सेबों के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? आपके सामने एक पानी का गिलास है,
और अब 10 दोस्तों, सभी को पानी पीना है, सभी को प्यास लगी हुई है, उससे वो पानी थोड़ी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से काम करता है। जब इकॉनमी के अंदर पैसा बढ़ता है तब डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने की वजह से बायर्स बढ़ जाते हैं जो कि चीज़ों को खरीदना चाहते हैं। अब इसके अंदर कोई भी चीज़ आ सकती है, आईफोन आ सकता है, टीवी आ सकता है, गाड़ी आ सकती है, बाइक आ सकती है, घर आ सकता है और एयरप्लेन भी आ सकता है। एयरप्लेन के अंदर ट्रैवल करना वो भी आ सकता है। हर चीज़ के बायर्स बढ़ जाती हैं। अभी दोस्तों मान लो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोग खरीदना चाहते हैं और बायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो क्या होगा? सप्लाई तो लिमिटेड ही है ना। जो चीज़ें हैं वो तो उतनी ही रहेंगी। जो फ्लैट हैं बिल्डिंगों के अंदर वो डबल थोड़ी हो जाएंगी, जो गाड़ियां हैं वो डबल थोड़ी हो जाएंगी, जो फल फ्रूट हैं वो डबल थोड़ी हो जाएंगी। सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा। अभी मान लो आप एक दुकानदार हो, आपके पास में एक चीज़ है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मान लो एक बाइक है। अब दोस्तों बाइक आपके पास में है, उस बाइक का प्राइस है 50,000 रुपये, लेकिन उसके खरीदार आ जाते हैं 10, जो कि सभी उस बाइक को खरीदना चाहते हैं। सभी के पास में उनके 50,000 रुपये है। तो आप क्या करोगे? उस बाइक का प्राइस ही बढ़ाओगे ना। आप कहोगे मैं तो ये बाइक को भाई 2 लाख रुपए के अंदर बेचूंगा, खरीदनी है तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। लोगों में डिमांड होगी तो बिल्कुल खरीदेंगे। और दोस्तों इसी तरीके से साइकिल काम करता है। जब ज़्यादा बायर्स बढ़ते हैं, ज़्यादा खरीदार बढ़ते हैं, तो सप्लाई लिमिटेड होती है और सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो जाती है। और दोस्तों जब पैसे की वैल्यू कम हो जाती है तब चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। आप कहोगे कि यार समझ नहीं आया, लेकिन सुन के अच्छा लगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, ये तो पड़ोसी की होती होगी, गोरों में होता होगा कुछ, अपने थोड़ी देर कुछ होता है यार। अपना देसी आदमी है, गांव में रहते हैं। आपको इसका खौफ इसलिए नहीं समझ आ रहा है क्योंकि मैंने आपको आसान भाषा के अंदर इन चीज़ों का मतलब नहीं बताया है। इसी चीज़ का यूज़ बैंक करते हैं। अगर मैं यहाँ तक आपको बात बताए ख़त्म कर दूँ कि पैसे की वैल्यू जी कम हो जाती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, आपको कुछ समझ आएगा? आपको टट्टू कुछ नहीं समझ आने वाला जब तक मैं आपको एक्चुअली मतलब नहीं समझाता हूँ इनका। पैसे की वैल्यू कम होने का मतलब होता है महंगाई, यानी कि महंगाई बढ़ना। आप सुनते रहते हो ना कि फलानी जगह पर बहुत दंगे हो गए महंगाई बढ़ने की वजह से, लोग परेशान हो रहे हैं, महंगाई बढ़ गई, पिछले साल ये चीज़ इतने की आती थी, इस साल इतने की आती है। इसे कहा जाता है पैसे की वैल्यू कम होना। पैसे की वैल्यू कम होने का मतलब होता है महंगाई बढ़ना। और प्राइसेस इंक्रीज का मतलब क्या होता है? चीज़ों का दाम बढ़ना। जो चीज़ इस साल 100 रुपये की थी, अगले साल वो 107 रुपये की हो गई, तो यानी कि महंगाई बढ़ चुकी है। और दोस्तों महंगाई बढ़ने का अल्टीमेट कारण ही यही है। इस साल मान लो आपके पास में 100 रुपये हैं, उस 100 रुपये से आप 7 सेब खरीद सकते हो, यानी कि दुकान वाला आपको 100 रुपये के अंदर 7 सेब बेचने के लिए तैयार है। लेकिन अगले साल महंगाई बढ़ गई, सभी लोगों के पास में ज़्यादा पैसा आ गया। सभी लोगों के पास में ज़्यादा पैसा आने से सेब थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगे, वो उस इंसान के पेड़ के ऊपर सेब थोड़ी ज़्यादा उगने लग जाएंगे। सेब तो उतनी रहेंगे ना, बायर्स बढ़ गए तो क्या है। इसी वजह से अगले साल जब आप उसी इंसान के पास में सेब खरीदने के लिए जाओगे तो वो इंसान आपको कहेगा कि जो 100 रुपये के अंदर हम क्यों दें सेब, 7 क्यों दें, हम तो 5 देंगे। और दोस्तों ये 5 का नंबर आप ऐसे मत समझो कि 5 दे रहा है चलो ठीक है। इसका मतलब यही है कि अगले साल आपको वो इंसान उसी प्राइस रेंज के अंदर चीज़ें बेचेगा नहीं। आप अमाउंट को कम करके क्यों समझ रहे हो? आप ये भी तो समझो कि उन्हीं सेबों को वो इंसान अगले साल 100 रुपये के अंदर देने से मुकर जाएगा। वो कम दे रहा है वो अलग बात है। आपको भी समझ आ चुका होगा कि इससे होता क्या है। आप कहोगे इस तरीके से तो पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। इसी चीज़ से आपको बचाने के लिए आरबीआई आ जाता है बीच में। आरबीआई ने इस चीज़ को रोकने के लिए ये 2 चीज़ें निकाल रखी हैं। पहली है रेपो रेट और दूसरी है रिवर्स रेपो रेट। अब भी दोस्तों रेपो रेट का यूज़ तब किया जाता है जब बैंक आरबीआई से कर्जा लेते हैं। अब आप कहोगे बैंक भी आरबीआई से कर्जा लेते हैं? यस दोस्तों ये भी होता है। बैंक के पास में जब पैसा नहीं होता है या फिर वो ऐसी मस्ती करना चाहता होता है तब वो आरबीआई से पैसा लेता है। और दोस्तों जब बैंक आरबीआई से पैसा लेता है तब आरबीआई उस बैंक से एक रेपो रेट चार्ज करता है, जो कि जितना बैंक पैसा लेता है उसका कुछ परसेंटेज अमाउंट होता है। यानी कि जब बैंक आरबीआई से कर्जा लेता है तब उसको रेपो रेट भरनी पड़ती है। और दोस्तों एक और चीज होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के अंदर जब आरबीआई को पैसे की जरूरत होती है वो बैंकों से पैसा लेता है। आरबीआई जब बैंकों से पैसा लेता है तब आरबीआई जितना पैसा लेता है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज बैंक्स को पे करता है। ये दोनों एग्जैक्टली ऐसे काम करते हैं। रेपो रेट कुछ ऐसे काम करेगा कि मान लो किसी बैंक को पैसे की बहुत ज़्यादा अर्जेंट जरूरत है। अभी दोस्तों ये जरूरत किसी भी चीज़ की वजह से पैदा हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों को बैंक ने पैसा दे रखा है उनमें से ज़्यादातर लोग फ्रॉड कर गए बैंक के साथ में। ये भी हो सकता है कि ज़्यादा लोग पैनिक में आकर बैंक के अंदर पैसा निकालने के लिए चले गए, या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें बैंक को पैसे की ज़रूरत हो सकती है, या फिर बैंक को ऐसे भी लग सकता है
कि आरबीआई से पैसा लेकर हम पैसे को आगे लोन पर देंगे, उससे मोटा पैसा कमा लेंगे। ऐसा होने पर आरबीआई उस बैंक को पैसा दे देगा और आरबीआई ऐसा होने पर उस बैंक से कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, जिसको रेपो रेट कहा जाएगा। जो करंट रेपो रेट है वो 6.25% की चल रही है। इसको आरबीआई कैसे यूज करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी दोस्तों मान लो एक बैंक है जिसका नाम है सेफ बैंक। अभी इस नाम का कोई बैंक है या नहीं है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने नाम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है। अभी दोस्तों सेफ बैंक जो है उसने पैसा ले लिया मान लो आरबीआई से। अब दोस्तों जब ये बैंक आरबीआई से पैसा लेगा तब आरबीआई उस बैंक से 6.25% रेपो रेट चार्ज करेगा। अब दोस्तों बैंक ये पैसा लेने के बाद में इस पैसे को देगा अपने डिपॉजिटर्स को। डिपॉजिटर्स वो हैं जो कि बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट बनाकर बैठे हैं, एफडी करके बैठे हैं, उन सभी को डिपॉजिटर्स कहा जाता है। अभी दोस्तों उस बैंक के पास में मान लो एफडी वाले लोग भी हैं, सेविंग अकाउंट वाले भी लोग हैं। सेविंग वाले जो हैं उनको कम रिटर्न देता है बैंक, एफडी वाले जो हैं उनको ज़्यादा रिटर्न देता है। लेकिन एवरेज मान लें तो वो डिपॉजिटर्स को 4% का रिटर्न देता है। तो 4% का रिटर्न देने की वजह से बैंक का 4% तो इसमें चला जाएगा, यानी कि 6.25 के रेपो रेट से बैंक ने पैसा उठाया और उस पैसे का 4% डिपॉजिटर्स को दिया। ये पैसा देने के बाद में बैंक पैसा देता है बोरोवर्स को, यानी कि जो लोग बैंक से लोन लेना चाहते हैं। इनको पैसा लास्ट में क्यों दिया जाता है आप ये पूछोगे। इनको दोस्तों पैसा लास्ट में देने की वजह है कि मान लो बैंक एफडी का जो रिटर्न है वो देना बंद कर देता है, तो क्या होगा, पूरे देश के अंदर दंगे होने लग जाएंगे। लोग भाई लाठियां लेके, तलवारें लेके, पता नहीं कितने बड़े बड़े ग्रुप बना के बैंकों के अंदर पहुंच जाएंगे। बैंक के एम्प्लॉइयों को पकड़ पकड़ के पीटना स्टार्ट कर देंगे, उनकी हालत खराब कर देंगे। लेकिन अगर जो लोग लोन लेना चाहते हैं, आपने बैंक के अंदर लोन लेने के लिए अप्लाई कर दिया, आपका लोन रिजेक्ट हो गया, बैंक ने आपको लोन नहीं दिया, तो अब क्या ही कर दोगे। बैंक वाले तो कह देंगे जी तुम्हारी औकात ही नहीं है लोन लेने की, हम तो नहीं देंगे, आप कुछ कर थोड़ी सकते हो। इसलिए डिपॉजिटर्स बैंक के नंबर 1 प्रायोरिटी होती हैं, उनको पैसा जाना ही जाना चाहिए बैंक के हिसाब से। और जो लोन वाले होते हैं उनको नहीं मिलेगा तो चलेगा। अब भी दोस्तों बैंक से 3 तरीके के लोग पैसा लेते हैं। पहले तरीके के लोग होते हैं इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आप आते होगे, क्योंकि 99% लोग इसके अंदर ही आते हैं। अब दोस्तों इंडिविजुअल्स के अंदर वो लोग आते हैं जो कि छोटा मोटा काम कर रहे हैं। कोई इंसान कोई जॉब कर रहा है, बैंक के अंदर जॉब कर रहा है, किसी कंपनी के अंदर कर रहा है, कोई इंसान कोई छोटा मोटा धंधा कर रहा है, किसी ने अपनी जमीन ठेके पर दी हुई है उससे पैसा आ रहा है। यानी कि छोटे मोटे लोग जो होते हैं या फिर जो अकेले लोग होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इंडिविजुअल का मतलब ही होता है अकेला इंसान। तो इंडिविजुअल्स के अंदर मोटे मोटे जो आम आदमी होते हैं वो आते हैं। बैंक से जो दूसरे तरीके के लोग पैसा लेते हैं वो होते हैं HNI, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, यानी कि जिन लोगों के पास में करोड़ों रुपया होता है, यानी कि बाप आदमी। जिन लोगों ने बैंक की ब्रांच के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा रखा होता है उनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहा जाता है। और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बनने के लिए कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं होती है, बस मोटा पैसा होना चाहिए। अब भले कोई इंसान एक्टर है, बड़ा बिजनेसमैन है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है, अगर उस इंसान की नेटवर्थ ज़्यादा है तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में आएगा। और तीसरे तरीके के लोग जो कि बैंक से पैसा लेते हैं वो होते हैं बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशंस, यानी कि कोई तगड़ा बिजनेस है उसने बैंक से पैसा ले लिया तो वो बिजनेसेस की कैटेगरी में आएगा। अब आप कहोगे बिजनेसमैन लोग भी इसके अंदर ही आते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। बिजनेसमैन और उसकी कंपनी दोनों के अंदर फ़र्क होता है। आपकी अगर कंपनी है, उस कंपनी ने अगर लोन लिया तो उसके ऊपर अलग चीज़ें अप्लाई होगी, और आपने अगर लोन लिया है तो उसके ऊपर अलग चीज़ें अप्लाई होंगी। आपकी कंपनी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों अलग अलग इंसान हो। अगर किसी बिजनेसमैन ने किसी भी चीज़ के लिए लोन ले लिया तो वो इंसान इंडिविजुअल्स की और HNI की कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन अगर कोई बिजनेस ने लोन ले लिया यानी किसी कंपनी ने, तो बिजनेसेस की कैटेगरी में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ होती है, बैंक जो है वो इंडिविजुअल्स को और HNIs को तो पैसा देता है आपके पैसे में से, यानी कि आप जैसे लोगों ने जो कि बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है उससे इन लोगों को लोन दिया जाता है अगर इनको लोन चाहिए तो। लेकिन अगर किसी बिजनेस को चाहिए, हजारों करोड़ का लोन चाहिए, तो वो लोन ज़्यादातर समय बैंक RBI के जो फंड्स उनके पास में पड़े हैं, यानी कि जो पैसा उन्होंने RBI से लिया हुआ है उससे देगा। RBI इसका यूज़ कुछ ऐसे करता है। अब दोस्तों मान लो RBI ने जो रेपो रेट है मान लो उसको बढ़ा दिया। RBI ने ये किया आपके पैसे को ख़त्म होने से बचाने के लिए। RBI ने जब रेपो रेट को बढ़ाया तब बैंकों को प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। अब जो बैंक पहले 6% की रेपो रेट से RBI से पैसा ले रहा था, अब जब रेपो रेट बढ़ के 8% हो जाएगी तो पैसा क्यों लेगा? वो कहेगा कि मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, जब रेपो रेट कम होगी तब मैं काम करूंगा। जैसे नॉर्मल बिजनेसेस के अंदर होता है ये भी वैसे ही होता है। अब दोस्तों जब गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पीक पर चला जाता है, तब कोई इंसान गोल्ड को खरीदता है क्या? हाँ, कुछ चंद लोग खरीदते हैं,
लेकिन ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि जब गोल्ड का प्राइस नीचे आएगा ना तब इसको खरीदेंगे, तब इसके अंदर बढ़िया मौका होगा, तब पैसा लगाएंगे मोटा, और जब ऊपर बढ़ेगा मोटा पैसा छाप लेंगे। जब रियल एस्टेट के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, 1 करोड़ का फ्लैट 1.5 करोड़ का बिक रहा होता है, तब कोई इंसान रियल एस्टेट खरीदता है क्या? उसमें कुछ होते हैं भाई, आपको पता है किस तरीके के लोग होते हैं जो कि इतने ज़्यादा रेट बढ़े के अंदर भी फ्लैट खरीदते हैं, वो फ्लैट खरीद लेते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर 99% लोग होते हैं वो कहते हैं कि जब रियल एस्टेट के प्राइस कम होंगे ना तब खरीदेंगे। 1 करोड़ की चीज़ 50 लाख 60 लाख 70 लाख की बिके तब तो कोई मज़ा है। 1 करोड़ की चीज़ है 1.5 करोड़ रुपए में उसको खरीदने का क्या मतलब है? यही बैंक के साथ में होता है। और आरबीआई कैसे चेन रिएक्शन का यूज़ करके आपके पैसे की वैल्यू ख़त्म होने से रोकता है वो मैं आपको बताता हूँ। और इसी चीज़ से कितना बड़ा नुकसान है आपको, ये भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बैंक रोकता कैसे है आपके पैसे की वैल्यू ख़त्म होने से। सबसे पहले आरबीआई अपने रेपो रेट को बढ़ा देता है। रेपो रेट बढ़ाने की वजह से बैंक आरबीआई से पैसा लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि पहले जो चीज़ 6% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिल रही थी उसको कोई इंसान 8% के 10% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्यों लेगा? वो वेट करेगा ना उसके कम होने का। इसी वजह से बैंक आरबीआई से पैसा लेना कम कर देते हैं, और इसी पैसे से ज़्यादातर बैंक्स बिजनेसेस को लोन पर पैसा देते हैं। और दोस्तों बिजनेसेस ही होते हैं जो कि हजारों करोड़ के लोन्स लेते हैं। ऐसा होने की वजह से बैंक के पास में काफ़ी कम पैसा बचता है लोगों को लोन पर देने के लिए। अब दोस्तों जब बैंक के पास में पैसा ही नहीं होगा तो वो लोगों को लोन पर पैसा देगा कैसे? भले उसके पास में लाखों लोग हैं लोन लेने के लिए, लेकिन बैंक के पास में अगर पैसा ही नहीं है तो वो उनको लोन पर पैसा दे ही नहीं पाएगा। इसी वजह से बैंक जो है वो काफ़ी कम लोन देता है। जिन लोगों को चाहिए उनको भी लोन नहीं मिलते हैं। यानी कि अगर पहले 10 लोगों को लोन मिल रहे थे तो उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों को उनमें से लोन नहीं मिलेंगे। ऐसा होने की वजह से बैंक काफ़ी कम लोन देता है और काफ़ी कम अमाउंट के लोन देता है। और दोस्तों बैंक के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि बैंक ने कितने लोन दे दिए, मेन इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है कि बैंक ने कितने हजार करोड़ के लोन दे दिए हैं। ऐसा होने की वजह से बैंक बहुत ही कम लोन देता है। जब ऐसा होता है तब जो बिजनेसमैन है, जो कि धंधा करना चाहते हैं, जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको एक्सपेंशन करना है, सैलरीज बांटनी है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, R&D करनी है, रिसर्चेस करनी है, उसके लिए उनको पैसा नहीं मिलता है। ऐसा होने की वजह से वो बिजनेसेस अपने एक्सपेंसेस को यानी कि खर्चों को कम करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी दोस्तों जब किसी भी बिजनेस को कम पैसा मिलता है तब वो हमेशा टॉप लाइन से स्टार्ट करता है, यानी कि जो चीज़ें सीधी सीधी हैं, मोटी मोटी हैं, उनको सबसे पहले वो कंपनी कम करना स्टार्ट करती है। और वो चीज़ होती है एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम करना या फिर एम्प्लॉयज़ को फायर करना, नौकरी से निकालना। अब दोस्तों जब ऐसा होता है, जो एम्प्लॉयज़ है, नॉर्मल लोग हैं जो कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, उनके साथ में ये चीज़ होती है तब वो भी पैसा खर्च करना कम कर देती हैं। अब दोस्तों आपकी कोई सैलरी कम कर दे या फिर आपकी सैलरी बढ़ाए ना या फिर आपको नौकरी से निकाल दे तो क्या आप ज़्यादा पैसा खर्च करना स्टार्ट कर दोगे? एकदम से अपने दोस्तों को पार्टी देनी स्टार्ट कर दोगे कि तेरे भाई को नौकरी से निकाल दिया है, ये ले दारू की बोतल। ऐसा नहीं करोगे ना, आप उसी पैसे को बचाना स्टार्ट कर दोगे। और सबसे पहले आप अपना फालतू की चीज़ों पर जो आप खर्चा करते थे उसको कम करोगे। और दोस्तों जो भी फालतू की चीज़ें हैं, मान लो आप पहले संडे को अपनी फैमिली के साथ में आराम से रिलैक्स करने के लिए मूवी देखने चले जाते थे, वो आप नहीं जाओगे। आप पहले गेड़ियाँ बहुत मारते थे, पेट्रोल बहुत बर्बाते थे अपनी बाइक के अंदर, वो आप नहीं बर्बाओगे। पहले आप हर संडे को ही अपनी फैमिली के साथ में बाहर रेस्टोरेंट पर खाने के लिए चले जाते थे, फिर आप नहीं जाओगे। अब आप ये बताओ कि थिएटर किसकी हैं, पेट्रोल पंप किसके हैं, कॉफ़ी शॉप्स किसकी हैं? वो भी तो बिजनेसमैन लोगों की हैं। ऐसा होने की वजह से जो बिजनेसेस हैं वो भी कम पैसा कमाते हैं, और ऐसा होते ही इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लोट कम हो जाता है और पैसा कम बचता है इकोनॉमी में, जिससे जो हमारे पैसे की वैल्यू है वो बनी रहती है। अभी दोस्तों यही चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी दोस्तों मान लो इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क जो है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान माना जाता है, और इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है वो है $239 बिलियन की, यानी कि 19,50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की। इतने में तो भाई कंट्रियाँ आ जाती हैं। कंट्रियों की जीडीपी इतनी नहीं होती है जितनी इलॉन मस्क की नेटवर्थ है। आपको फ्लैट खरीदने के अंदर दिक्कत होती है, एक बहुत ही बड़ी सिटी के अंदर छोटा सा, इलॉन मस्क चाहे तो पूरी कंट्रियाँ ही खरीद सकता है। हाँ वो अलग बात है, कोई इंसान अपनी पूरी कंट्री बेचना नहीं चाहेगा। अब दोस्तों मान लो आप एक क्लब के अंदर पार्टी करने के लिए जाते हो जहाँ पे इलॉन मस्क कोई भेस बदल के आया होता है। वहाँ पे इलॉन मस्क आपका अच्छा दोस्त बन जाता है, क्योंकि आप उसको बढ़िया सुंदर उंदर लड़कियों के नंबर वगैरह दे देते हो। अब दोस्तों ये देने की वजह से इलॉन मस्क के साथ में आपकी तगड़ी यारी बन जाती है, आप मिलना स्टार्ट कर देते हो। संडे को इलॉन मस्क के साथ में बैठकर लड़कियों के साथ में बात करते हो, पैग वैग मारते हो, पूरे मज़े करते हो, और बिल्कुल भाई वाला कनेक्शन बन जाता है आपका इलॉन मस्क के साथ में।
फिर दोस्तों एक दिन इलॉन मस्क की कंपनी के अंदर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ जाती है, जिससे इलॉन मस्क को ज़रूरत होती है 1 लाख करोड़ रुपए की। और इलॉन मस्क आपको कहता है कि भाई तू मेरा दोस्त है, तो मेरे को 1 लाख करोड़ रुपया दे देना यार। आप कहोगे 1 लाख करोड़? भाई 1 लाख रुपया नहीं है मेरे पास में, 1 लाख करोड़ तेरे को कैसे दे दूँ? इलॉन मस्क कहता है कि भाई तू दे दे यार, मैं तेरे को कह रहा हूँ ना, प्लीज़ दे दे, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तो बस 1 लाख करोड़ रुपए दे दे, ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ। आप कहोगे मेरे पास में तो है ही नहीं। इलॉन मस्क कहता है कि यार तू दे दे, मैं तेरे को इंटरेस्ट भी दे दूंगा, 12% का मैं तेरे को इंटरेस्ट दूंगा। यानी कि 1 लाख करोड़ तो देगा, अगले साल मैं तेरे को 12,000 करोड़ रुपए ज़्यादा दूंगा। आप कहोगे पैसा ही नहीं है। वो कहता है जी मैं तेरे को 20% का इंटरेस्ट दूंगा, तू मेरे को 1 लाख करोड़ रुपया दे, मैं तेरे को अगले साल 20,000 करोड़ रुपये दूंगा। आपके पास में जब पैसा है ही नहीं, आप इलॉन मस्क को दोगे कैसे? वो लेने के लिए तैयार है, आपको तगड़ा इंटरेस्ट देने के लिए भी तैयार है, लेकिन आपके पास में पैसा हो तभी आप उसको दोगे ना। अभी दोस्तों सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि इलॉन मस्क जो है वो आपसे 1 लाख करोड़ रुपया लेने के लिए तैयार है, और अगले ही साल आपको मूल जो है 1 लाख करोड़ रुपया वो भी लौटाएगा, और आपको ब्याज जो उसका 20,000 करोड़ रुपया है वो भी आपको लौटाएगा। आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन आपके पास में इतना पैसा ही नहीं है, तो क्या होगा? ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगी और आप इलॉन मस्क को पैसा दे ही नहीं पाओगे। इसी तरीके से यही चीज़ बैंकों के अंदर होती है। अब इसके अंदर भी दोस्तों एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ। अभी दोस्तों 2008 का समय था, तब यूएसए के अंदर लेमैन ब्रदर्स क्रैश हुआ था। और दोस्तों इसकी वजह थी कि तब के टाइम पे यूएसए में हर चीज़ का प्राइस टॉप पर चल रहा था। यानी कि रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं, फ्लैटों के प्राइसेस तो बिल्कुल पीक पर चल रही हैं, स्टॉक मार्केट बिल्कुल पीक पर चल रहा है, ऐसे लाखों करोड़ों के लोन बांटे जा रहे हैं। फिर दोस्तों यूएसए के अंदर एक चीज़ खराब होनी स्टार्ट हुई, एक चीज़ के अंदर दिक्कत आई, उससे दूसरी में आई, फिर उससे तीसरी में आई। पहले लोन्स में दिक्कत आई, फिर रियल एस्टेट में दिक्कत आई, फिर स्टॉक मार्केट में दिक्कत आई, और फिर पूरा स्टॉक मार्केट ही क्रैश कर गया। दोस्तों जब ये क्रैश कर रहा था ना, तब इंडिया को पता चल चुका था कि अगर इस चीज़ से यूएसए क्रैश हो सकता है तो हमारा इंडिया भी क्रैश हो सकता है, क्योंकि यूएस एक बहुत ही बड़ी इकॉनमी है और यूएस को दुनिया का सबसे पावरफुल देश माना जाता है। और ये भी काफ़ी चांसेस थे कि जब यूएस गिर रहा था तब वो इंडिया को भी ले डूबता। इसी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट ने लाई थी क्वांटिटेटिव ईजिंग। ये क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर दोस्तों गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि उनको उनके देश के बैंकों को ज़्यादा पैसा देना चाहिए। अब दोस्तों इसकी वजह क्या होती है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों अपने बैंकों को ज़्यादा पैसा देने के लिए, उनके पास में जो कैश फ्लो है उसको बढ़ाने के लिए, जो गवर्नमेंट होती है वो बैंक से बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ खरीदती है। दोस्तों बॉन्ड्स तो होते हैं म्यूचुअल फंड की तरह। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। और दोस्तों सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो होते हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक्स वगैरह। स्टॉक मार्केट क्या होता है चलो मैं आपको 1 मिनट के अंदर समझाता हूँ। दोस्तों स्टॉक मार्केट में कंपनीज के स्टॉक्स लिस्ट होते हैं, और इंडिया के स्टॉक मार्केट में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और रतन टाटा सर जैसे लोगों की भी कंपनियां लिस्टेड हैं। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में कोई भी आम इंसान पैसे देकर इन कंपनीज के शेयर्स खरीद सकता है। और दोस्तों जब कोई इंसान इन कंपनीज के शेयर्स खरीद लेता है तब उसको इन कंपनीज के अंदर हिस्सा मिल जाता है, और बाद में ये कंपनी जितनी बड़ी होती हैं उतना ही ज़्यादा उस इंसान को फ़ायदा होता है। वापस आते क्वांटिटेटिव ईजिंग पे। अब दोस्तों 2008 में जब यूएसए क्रैश को देखकर इंडिया में क्वांटिटेटिव ईजिंग लाई गई, तब हमारे इंडिया के आरबीआई ने बैंक्स के पास में जो पैसा है उसको बढ़ाने के लिए बैंकों से बॉन्ड्स खरीद लिए और सिक्योरिटीज़ खरीद लिए। अब दोस्तों जब ये हज़ारों करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई तब बैंकों के पास में भरपूर पैसा आ गया। यानी कि इतना पैसा आ गया कि बैंकों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पैसे का हम करें क्या। इनमें से जो ज़्यादातर बैंक थे वो थे पीएसयू बैंक्स, यानी कि वो गवर्नमेंट के ही बैंक्स थे। और जब इनके पास में इतना ज़्यादा पैसा आ गया हज़ारों करोड़ में, तब इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ की जिनसे पूरा इंडिया हिल गया। बैंकों के पास में जब इतना ज़्यादा पैसा आया तब कुछ लोगों ने इस पैसे को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और इस पैसे को अपनी जेब में डालने का सोचा। ये कैसे हुआ चलो मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों जो बिजनेसमैन थे जिनके पॉलिटिशियंस के साथ में कनेक्शंस थे, उन बिजनेसमैन लोगों ने पॉलिटिशियंस को पैसा दिया, करप्शन की, उनको पैसा देकर बोला कि आप हमें बैंकों से लोन दिलाओ। पॉलिटिशियनों ने बिजनेसमैन लोगों को कहा अरे जी बिल्कुल दिलाएंगे, आप पैसा भिजवाओ, आपको लोन बिल्कुल मिलेगा, जितना मर्जी ले लो। ऐसा होने पर बिजनेसमैन लोगों ने पॉलिटिशियंस को पैसा दिया। पॉलिटिशियंस के पास में जब पैसा पहुंच गया तब उन्होंने प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया इन बैंक्स के ऊपर। इनको पूरा प्रेशराइज किया कि इस बिजनेसमैन को तो पैसा देना ही देना पड़ेगा, इससे बढ़िया दुनिया के अंदर कोई बिजनेसमैन नहीं है, इसको नहीं दिया तो तुम्हारी मैं हालत ख़राब कर दूंगा। इतना ज़्यादा जब बैंकों के ऊपर प्रेशर डाला गया तब बैंकों ने धड़ाधड़ लोन देने स्टार्ट कर दिए।
बहुत सारे लोन तो बैंकों ने खुद ढूंढ के दिए थे और बहुत सारे लोन बैंकों ने पॉलिटिशियंस के प्रेशर की वजह से दिए और बैंकों ने 20 लाख करोड़ से ज़्यादा के लोन दे दिए और ये लोन दिए गए ऐसी कंपनियों को जो कि आने वाले समय में बर्बाद हो गई। इसके अंदर आती है रिलायंस कम्युनिकेशन। रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी कंपनी थी, इसको पैसा दिया गया, ये डूब गई। वीडियोकॉन, इसको भी हजारों करोड़ के लोन मिले, ये भी डूब गई। किंगफिशर, विजय माल्या कंपनी थी, ये भी डूब गई। और इसी तरीके की कंपनियों को पैसा दिया गया जिन्होंने आगे जाकर बैंकरप्सी फाइल कर दी। यानी कि इन जैसी कंपनियों ने पैसा ले लिया, लेकिन जब पैसे को वापस देने की बात आई तब इन कंपनियों ने कह दिया कि हमारे पास में तो जी 1 रुपया नहीं है। और इनमें से बहुत सारी कंपनीज में से इनके जो ओनर्स थे, जो इन कंपनियों के मालिक थे, उन्होंने इनमें से पैसा निकाला, जिससे सारा पैसा डूब गया। और ये पैसा था किसका? आपका पैसा था। आप कहोगे आरबीआई ने इनको पैसा दिया था, तो आरबीआई के पास में कहाँ से पैसा आता है? आपकी वजह से आरबीआई के पास में पैसा आता है। और दोस्तों, आपके इस पैसे से बिजनेसमैन लोगों की जेबें भर गई और पॉलिटिशियंस की जेबें भर गई। और जिन लोगों का ये पैसा डूबा उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला उनको। अब दोस्तों चलो मैं आपको एक्चुअल में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि बैंक के अंदर आपका पैसा खत्म कैसे होता है। दोस्तों, अब आपको इस वीडियो में बताए हुए सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं। अब तक मैंने आपको इन्फ्लेशन के बारे में, रेपो रेट्स के बारे में, रिटर्न्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में समझा दिया है। अब दोस्तों बारी है उस पार्ट की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपका पैसा बैंक एफडी के अंदर ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, ये समझाने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा रूल ऑफ 72 को। अब आप कहोगे कि रूल ऑफ 72 क्या होता है? दोस्तों चलो मैं आपको समझाता हूँ कि रूल ऑफ 72 होता क्या है। दोस्तों, रूल ऑफ 72 ये बताता है कि अगर आप किसी चीज़ के अंदर पैसा लगा रहे हो तो वो चीज़ आपका पैसा कितने सालों के अंदर डबल करेगी। यानी कि 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो वो चीज़ कितने टाइम के अंदर आपके 1 लाख रुपए को 2 लाख में बदलेगी। ये कैसे होता है चलो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, इसके अंदर आपको 72 को डिवाइड करना होता है अपने रेट ऑफ रिटर्न से। अभी दोस्तों मान लो आप एक कोई चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको हर साल 15% का रिटर्न मिल रहा है। इसमें बिटकॉइन इन्वेस्टिंग भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना भी हो सकता है। हम इसके अंदर सिर्फ 15% का नंबर ले रहे हैं। ये 15% का रिटर्न कहीं से भी आ सकता है। इसको डिवाइड करने पर नंबर आ जाता है 4.8 का। आप कहोगे 4.8 क्या है? आपने तो बोला था कि बताएगा कि कितने सालों के अंदर हमारा पैसा डबल होगा। दोस्तों, इसके अंदर ही सारी कैलकुलेशन छुपी हुई है। ये 4.8 कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये साल है। यानी कि मोटा मोटा 4.8 साल के अंदर आपका पैसा डबल होगा अगर आपको हर साल 15% का रिटर्न मिल रहा है तो। 4.8 छोड़ दो, मोटा मोटा 5 हो गया 4.8। यानी कि 5 साल के अंदर आपका पैसा डबल होगा अगर आपको साल का 15% का रिटर्न मिल रहा है तो। दोस्तों, एक रियल लाइफ चीज़ में मैं आपको रूल ऑफ 72 को अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ प्रॉपर्टी का और 72 को मैं डिवाइड कर देता हूँ प्रॉपर्टी के रेट ऑफ रिटर्न से। अब आप कहोगी प्रॉपर्टी कौन सा रिटर्न देती है? कोई फिक्स्ड रिटर्न थोड़ी होता है प्रॉपर्टी का। कई बार तो ऐसा होता है कि 5 सालों तक प्रॉपर्टी का कोई रेट ही नहीं बढ़ता और कई बार ऐसा हो जाता है कि 1 साल के अंदर ही प्रॉपर्टी का रेट 20-30% बढ़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि 1 साल के अंदर ही प्रॉपर्टी का रेट 20-30% गिर भी जाता है। तो इसका फिक्स थोड़ी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एक एवरेज रिटर्न को फाइंड किया जाता है तब वो 1-2 जगहों से नहीं और 1-2 सालों के डाटा से नहीं निकाला जाता है, वो कई सालों के डाटा से और कई जगहों के डाटा से वो रेट ऑफ रिटर्न को निकाला जाता है। तो चलो हम ये मान के चल लेते हैं कि प्रॉपर्टी हर साल 10% का रिटर्न देती है और 72 को डिवाइड कर देते हैं 10 के साथ में, तो नंबर आया है 7.2 का। यानी कि मोटे मोटे 7 साल के अंदर आपका पैसा प्रॉपर्टी में डबल होता है। और दोस्तों, अब बातें हैं आपकी फेवरेट चीज़ बैंक एफडी के ऊपर और देखते हैं कि ये आपके पैसे को कितने सालों के अंदर डबल करने वाली है। दोस्तों, 72 को मैं डिवाइड कर देता हूँ बैंक एफडी के रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि है 7% का। ज़्यादातर बैंकों के अंदर आपको हर साल 7 से लेकर 8% का रिटर्न मिल जाता है बैंक एफडी में। तो 72 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 के साथ में, तो नंबर आता है 10 साल का। यानी कि 10 साल के अंदर आपका पैसा बैंक एफडी के अंदर डबल होता है। दोस्तों, अब आप कहोगे कि 10 साल के अंदर बैंक एफडी हमारा पैसा डबल कर रही है, तो इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? दोस्तों, दिक्कत वाली बात ये है कि बैंक एफडी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, ये सब एक झूठ है। दोस्तों, 10 साल के अंदर पैसा डबल होने वाला डाटा गलत क्यों है, मैं आपको ये समझाता हूँ। मैंने आपको ये तो बता दिया कि 7% का रिटर्न बैंक एफडी के अंदर मिलता है, लेकिन मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि महंगाई भी बढ़ती है। हर साल दोस्तों इंडिया के अंदर 5% तो महंगाई बढ़ जाती है। यानी कि जिस चीज़ को आज आप 100 रुपये में खरीद सकते हो, अगले साल ही आपको उसी चीज़ को खरीदने के लिए
105 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर इसको दूसरे तरीके से समझा जाए तो अगर आप आज 100 रुपये में 100 टॉफ़ियाँ खरीद सकते हो तो अगले साल 100 रुपये के अंदर सिर्फ 95 टॉफ़ियाँ ही आएंगी अगर 5% की महंगाई बढ़ जाती है तो। और इंडिया के अंदर 5 से लेकर 7% की महंगाई बढ़ती है। और दोस्तों तो ऑफिशियल डाटा है, कई बार तो महंगाई 10% 15% भी बढ़ जाती है। लेकिन लोअर एंड पर 5% का नंबर लेते हुए देखते हैं कि एक्चुअल में आपको कितना रिटर्न मिलता है। 7% रिटर्न में से महंगाई को माइनस किया जो कि है 5%, तो नंबर आया 2% का। यानी कि 2% का आपको रिटर्न हर साल बैंक के एफडी के अंदर मिलता है। आप कहो कि यार ये तो बिल्कुल ही बकवास चीज़ हो गई, लेकिन दोस्तों सिर्फ यहीं पे ये चीज़ सीमित नहीं है, इसके आगे भी एक चीज़ होती है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों ये जो चीज़ मैंने आपको बताई और ये जो चीज़ आपको बैंक वाले बताते हैं ये गलत क्यों है, मैं आपको ये समझाता हूँ। इसमें मैंने आपको ये तो समझा दिया कि आपको 7% का रिटर्न हर साल मिल जाता है, लेकिन मैंने इसमें से टैक्सेस माइनस नहीं किए और महंगाई को माइनस नहीं किया, जो कि बैंक वाले भी नहीं करते हैं। अब मैं आपको ये चीज़ें करके भी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो 7% में से 30% तो टैक्स को ही माइनस कर देते हैं। तो 30% टैक्स को माइनस करने के लिए मैं 7 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.70 के साथ में। ऐसा करने से 7% का 30% माइनस हो जाएगा और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो होगा आपको एक्चुअल जो रिटर्न मिलता है। तो ऐसा करने पर नंबर आ गया है 4.9 का, यानी कि मोटे मोटे 5% का। आप कहोगे 7 से थोड़ा सा ही कम हुआ है तो 5%, ठीक है तो रिटर्न है। लेकिन इसके आगे जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ ना, वो सुन के तो आपकी रूह कांपने वाली है। इस 5% में से जब मैं महंगाई को माइनस करूँगा ना, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। दोस्तों इंडिया के अंदर हर साल 7 से लेकर 8% तो महंगाई बढ़ जाती है। यानी कि जिस चीज़ को आज आप 100 रुपये खरीद सकते हो वो अगले साल आपको 108 रुपये की मिलेगी। और अगर दूसरे तरीके से समझा जाए तो अगर आप आज 100 रुपये के अंदर 100 टॉफ़ियाँ खरीद सकते हो तो अगले साल आपको 100 रुपये में सिर्फ 92 टॉफ़ियाँ मिलेंगी। और दोस्तों अब इस 5 में से माइनस कर देते हैं 8 को, जो कि महंगाई हर साल इंडिया के अंदर बढ़ती है। तो 5 में से जब हम माइनस करते हैं 8 को तो नंबर आता है -3% का। यानी कि बैंक एफडी के अंदर आपका पैसा हर साल 3% कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है ये देखो, मान लो आज आपने बैंक एफडी के अंदर 100 रुपये लगाए तो अगले साल आपके पास में रह जाएंगे 97 रुपये, क्योंकि इसमें से 3% का रिटर्न माइनस हो जाएगा। फिर उसके अगले साल वापस 3% का आपको माइनस में रिटर्न मिलेगा। तो अगले साल इसमें 3% माइनस करते हैं तो आपके पास में रह जाएंगे 94 रुपये। उसके अगले साल आपके पास में रह जाएंगे 91 रुपये। फिर आपके पास में रह जाएंगे 88, फिर रह जाएंगे 85 और इस तरीके से नीचे जाता रहेगा। और दोस्तों इस तरीके से मैं अगर इसमें 3% कम करता जाता हूँ तो यहाँ पे देखो आप किस तरीके से आपका पैसा खत्म होने वाला है आने वाले सालों के अंदर। और दोस्तों यहाँ तक मेरे को लग रहा है मैं सिर्फ 10-15 साल तक ही पहुँचाऊँगा। और दोस्तों इसी तरीके से धीरे धीरे करके आपका पैसा बैंक एफडी के अंदर खत्म होने वाला है। अब आप कहोगे इसका सोल्यूशन क्या है? ऐसे तो हमारा पैसा जो हम बचा रहे हैं वो आने वाले सालों के अंदर जीरो हो जाएगा। इसका दोस्तों सिंपल सा सोल्यूशन है, आप अपने पैसे को ऐसी जगहों के ऊपर लगाओ जो कि आपको तगड़ा रिटर्न कमा के दें, और ऐसी चीज़ों के अंदर लगाओ जो कि आपके पैसे को जीरो ना कर दें बल्कि उसी पैसे को करोड़ों रुपए के अंदर बदल दें। अब आप कहोगे कि आपने चलो बता दिया कि हम ऐसी चीज़ों के अंदर लगा लें जो कि हमारे पैसे को करोड़ों रुपए के अंदर बदल दें, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जहाँ पे हमें हमारा पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी चीज़ें जिनके अंदर आपको अपना पैसा लगाना चाहिए अपने पैसे को करोड़ों रुपए के अंदर बदलने के लिए और एक तगड़ा रिटर्न हर साल कमाने के लिए। दोस्तों पहली जगह है जो कि तगड़ा रिटर्न कमा के दे सकती है और जो कि थोड़े से पैसे को करोड़ों रुपए के अंदर बदल सकती है, वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट आपको वापस थोड़ा सा समझा देता हूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनियाँ होती है, यानी कि कंपनियाँ होती हैं इसके अंदर जहाँ पे लोग पैसा लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल के लिए कंपनियाँ दिखाता हूँ, जैसे रिलैक्सो हो गई, बजाज फाइनेंस हो गई, अदानी इंटरप्राइजेस हो गई, पतंजलि फूड्स होगी। इसी तरीके की कंपनीज होती हैं और इसमें मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और रतन टाटा सर जैसे लोगों की भी कंपनियां हैं। अभी दोस्तों लोग पैसे देकर इन कंपनीज़ के शेयर्स खरीदते हैं। अब दोस्तों जब लोग इन कंपनीज़ के शेयर्स खरीदते हैं तब उनको इन कंपनीज़ के अंदर हिस्सा मिलता है और बाद में जब इन कंपनीज़ की तगड़ी ग्रोथ होती है तब उन लोगों को भी फ़ायदा होता है और ये कंपनी जितनी बड़ी बनती है उतना ही ज़्यादा लोगों को पैसा बढ़ता है। अगर किसी कंपनी का शेयर 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है तो जिस इंसान ने उस कंपनी के अंदर पैसा लगाया होता है उस इंसान का पैसा भी 100 गुना हो जाता है। 1 लाख रुपया लगाया होता है तो करोड़ रुपये बन जाता है, 1000 लगाया होता है तो 1 लाख बन जाता है। आपको मैं चलो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। पहला है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड वही कंपनी है जो कि आप सोच रहे हो, रिलैक्सो
ये वही कंपनी है जो कि चप्पलें बनाती हैं, जिसकी चप्पलें आपने, आपकी मम्मी ने, आपके भाई बहन सभी ने पहनी होंगी, क्योंकि ये कंपनी बेस्ट क्वालिटी की चप्पलें बनाती है। दोस्तों 2009 में रिलैक्सो का एक शेयर आता था मोटे मोटे 1.5 रुपये का। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मान लेते हैं 1 रुपये का, यानी कि 2009 में इसका एक शेयर 1 रुपये का आता था। उसके बाद में इसकी क्वालिटी बहुत तगड़ी होने की वजह से ये कंपनी काफ़ी फेमस हुई। लोगों ने इसकी माउथ पब्लिसिटी बहुत की, लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सभी को रिलैक्सो की चप्पलें रिकमेंड की और इस कंपनी की तगड़ी तरीके से सेल्स बढ़ी। ऐसा होने की वजह से इस कंपनी का शेयर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा और 2021 में इसका एक शेयर पहुँच गया 1300 रुपये का, यानी कि मोटा मोटा वहाँ से 1300 गुना हो गया। अगर किसी इंसान ने इसमें 1000 रुपये लगाए होते तो उसके 13 लाख रुपये बन जाते। अगर किसी इंसान ने 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसके 13 करोड़ रुपए बन जाते। बजाज फाइनेंस ये कंपनी लोगों को लोन पर चीज़ें देने का काम करती है। मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें लोन पर देती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन EMI देखो, स्मार्टफोन्स, AC, रेफ्रिजरेटर्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर्स, इसी तरीके की चीज़ों को EMI पर देती है। और ये कंपनी इंश्योरेंस भी बेचती है और ये कंपनी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को भी EMI पर बेचती है, जैसे कि वॉचेस, मेट्रेसेस, फिटनेस और नीचे देखा जाए तो स्कूटर्स, बाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि मोटा मोटा लोगों को लोन पर चीज़ें बेचने का काम करती है। अगर आपने भी लोन के ऊपर आईफोन खरीद रखा है या फिर कोई फ्रिज खरीद रखी है या टीवी लगा रखा है तो काफ़ी अच्छा चांस है कि आप अपनी EMI बजाज फाइनेंस के थ्रू ही भरते होगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने पैसे को कितना बढ़ा के दिया है। 2009 में इसका एक शेयर 5 रुपये का आता था, सिर्फ 5 रुपये का, यानी कि तब आप 5 रुपये के अंदर बजाज फाइनेंस कंपनी का एक शेयर खरीद सकते थे। और उसके बाद में इस कंपनी ने बहुत ही तगड़ी ग्रोथ की, क्योंकि यार इस सेक्टर ऐसे के अंदर काम कर रही थी। अब दोस्तों लोन देने का सेक्टर कितना अच्छा है। आज के समय में इंडिया सभी देशों का बाप है, सभी देश झुक के रहते हैं इंडिया के सामने और आने वाले सालों के अंदर इंडिया बहुत ही खतरनाक ग्रोथ करने वाला है। और दोस्तों इसी चीज़ का फ़ायदा इस कंपनी ने भी उठाया। जब लोगों ने ज़्यादा स्मार्टफोन खरीदे, ज़्यादा फ्रिज खरीदी, ज़्यादा टीवी खरीदे, तब इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। 2009 में इसका एक शेयर 5 रुपये का आता था और दोस्तों इसी वजह से इस कंपनी ने बहुत ही तगड़ी ग्रोथ की और आज के समय में इसका एक शेयर मोटे मोटे 7,600 रुपये का आता है, यानी कि ये वहाँ से मोटा मोटा 1500 गुना हो गया। अगर इसमें 1000 रुपये लगाए होते किसी इंसान ने तो 15 लाख रुपये बन जाते। 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसके 15 करोड़ रुपए बन जाते। दोस्तों ये पावर स्टॉक मार्केट की। अभी दोस्तों आप बोलोगे कि आपने तो 2009 की बात की, 2009 से लेकर अभी तक 2023 तक 14 साल हो चुके हैं। 14 साल हमारे पास में थोड़ी हैं, हम तो जवान लौंडे हैं, जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं आपकी तरह और लैम्बोर्गिनी के अंदर घूमना चाहते हैं अपने एक हॉट सी बंदी के साथ में। दोस्तों यहाँ पे एक कंपनी का स्टॉक देखो, इस कंपनी का नाम पढ़ो। इस कंपनी का नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। पता है इस कंपनी के ब्रांड मास्टर कौन है? बाबा रामदेव जी, जिनकी मैं खुद बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। 2019 में इसका एक शेयर मोटे मोटे 4 रुपये का आता था और आज के समय में इसका एक शेयर 1300 रुपये का आता है, यानी कि ये 4 सालों में 325 गुना हो गया। 1000 रुपये लगाया होता है ना तो 3,25,000 रुपये बन जाते।